नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 1500 एमसीक्यू सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 48 के बारे में। 47 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें अपन ने 1300 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज के इस वीडियो में अपन आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1301 है, जब संचरण वोल्टेज बढ़ जाता है, जब संचरण वोल्टेज बढ़ जाता है तो लाइन हानि क्या हो जाती है? बढ़ी हुई, उतनी में कमी या आदि? तो लाइन हानि क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर बताना है। जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइन हानि में कमी हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जब संचरण वोल्टेज बढ़ जाता है तो लाइन हानि कम हो जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा उत्पादित ऊष्मा लगभग उच्च तापमान उत्पादित करता है। 10 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 35,000 डिग्री सेल्सियस। तो एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा उत्पादित ऊष्मा लगभग उच्च तापमान उत्पादित करता है, तो उसमें कितना डिग्री होता है? उच्च तापमान लगभग कितना उत्पादित करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 35,000 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक चक्कर को पूरा करने के लिए एसी द्वारा लिए गए समय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है फ्रीक्वेंसी, बी दे रखा है एसी की कालावधि, सी दे रखा है घड़ी, डी दे रखा है कोणीय गति। तो एक चक्कर को पूरा करने के लिए एसी द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी की कालावधि। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी अर्धचालक में कर्षण शक्ति और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतर होता है, कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी दे रखा है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी दे रखा है अति व्याप्त। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एक सेमीकंडक्टर में कर्षण शक्ति और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। डायोड जिसमें नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र है और इसका उपयोग ऑसिलेटर में किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है फोटो डायोड, बी दे रखा है एलईडी डायोड, सी दे रखा है जीनर डायोड, डी दे रखा है टनल डायोड। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वह डायोड जिसमें नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र है और इसका उपयोग ऑसिलेटर में किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? कौन सा डायोड कहते हैं? तो दोस्तों, इस डायोड का नाम होगा टनल डायोड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से एसी व डीसी वोल्टेज समयावधि, फेज संबंध और फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊर्जा मीटर का, फ्रीक्वेंसी मीटर का, सीआरओ का, या इनमें से कोई नहीं? तो एसी व डीसी वोल्टेज समयावधि, फेज संबंध और फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इनमें से फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीआरओ का उपयोग किया जाता है, अर्थात कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जिसका गलनांक उच्च होता है उस सोल्डर को क्या कहते हैं? नरम सोल्डर, कठोर सोल्डर, ये वो भी दोनों, या सोल्डरिंग कप? तो जिसका गलनांक उच्च होता है उस सोल्डर को क्या कहते हैं? तो उस सोल्डर को कहा जाता है कठोर सोल्डर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से यांत्रिक हानि में शामिल है, इनमें से यांत्रिक हानि में क्या शामिल है? ब्रश पर घर्षण नुकसान, पोल पर घर्षण नुकसान, फील्ड में घर्षण नुकसान, या बियरिंग और कम्यूटेटर में कोई नुकसान नहीं? तो यांत्रिक हानि में क्या शामिल है इनमें से? फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रश पर घर्षण नुकसान। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, सिरेमिक केशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमकर बनाए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरोधक में से एक की पहचान करें।
ऑप्शन ए दे रखा फील्ड कार्बन प्रतिरोधक, बी दे रखा वायर वाउंड प्रतिरोधक, सी दे रखा पेलेट या स्लग प्रकार के प्रतिरोधक, डी दे रखा फिलामेंट प्रकार का कार्बन संरचना प्रतिरोधक। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड कार्बन प्रतिरोधक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक पीएन प्रकार के पदार्थ में जब त्रिसंयोजक तत्व में एक अशुद्धि को मिलाया जाता है तो एक घाटे का इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इस घाटे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? छेद, दाता परमाणु, मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वीकारकर्ता परमाणु। तो एक पीएन प्रकार के पदार्थ में जब त्रिसंयोजक तत्व मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? त्रिसंयोजक तत्व में एक अशुद्धि को मिलाया जाता है तो एक घाटे का इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक घाटे का इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो इस घाटे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे छेद कहेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का अपव्यय जो गर्मी के रूप में प्रकट होता है के फलस्वरूप होता है, किसके फलस्वरूप होता है? कॉपर लॉस, लोहा हानि, हिस्टेरेसिस या अवशिष्ट चुंबकत्व। तो इनमें से करेक्ट आंसर को चुनना है, फटाफट से चुनिए कौन सा होगा इनका करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टेरेसिस लॉस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में कॉइल ओवरलैप करते हैं और कुंडली रखने के बाद आर्मेचर पीछे की दिशा में घूमता है? मल्टीपल वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, सिंप्लेक्स वाइंडिंग या लैप वाइंडिंग। तो इनमें से किस वाइंडिंग में कॉइल ओवरलैप करते हैं और कुंडली रखने के बाद आर्मेचर पीछे की ओर घूमता है, पीछे की दिशा में घूमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैप वाइंडिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है क्लास सी एम्पलीफायर की कार्य क्षमता निम्न में से होती है। एम्पलीफायर सी क्लास का एम्पलीफायर होता है, उसकी कार्य क्षमता कितनी होती है? 20 से 35% है, 35 से 50% है, 50 से 60% या 70 से 75% है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फटाफट से चुनिए कौन सा होगा। क्लास सी एम्पलीफायर की कार्य क्षमता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 से 75% होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी तरल में दो सुवाहक प्लेटें डुबोई जाती है ताकि इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा इलेक्ट्रोड, बी दे रखा इलेक्ट्रॉन, सी दे रखा आयन, डी दे रखा इलेक्ट्रोलाइट। तो यदि किसी तरल में दो सुवाहक प्लेटें डुबोई जाती है अर्थात चालक प्लेटें डुबोई जाती है तो उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके तो इनको क्या कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से क्या होगा। डायोड जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज को सामान्य डायोड की तुलना में कम रखा जाता है उसे किस रूप में जाना जाता है? पीएन डायोड, जीनर डायोड, टनल डायोड या एलईडी। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज को सामान्य डायोड की तुलना में कम रखा जाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जीनर डायोड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है? शेडेड पोल मोटर का, यूनिवर्सल मोटर का, सीरीज मोटर का या स्थायी कैपेसिटर मोटर का। तो इनमें से किस प्रकार की मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी कैपेसिटर मोटर का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? पीवीसी का, रबड़ का, कपड़ा का या कवचित तार का। तो किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवचित तार का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला में कई लाइटें किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बेल स्विच द्वारा, सिंगल पोल स्विच द्वारा, डबल पोल स्विच द्वारा या ड्रम स्विच द्वारा। तो सजावटी प्रकाश व्यवस्था में जो सीरीज में कई लाइटें जुड़ी होती है वह किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रम स्विच द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि एक तुल्यकालिक मोटर अति उत्तेजित होकर चल रही है तो शक्ति कारक क्या होगा?
एक मोटर ओवर एक्साइटेड होकर चल रही है तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, शून्य, पश्चगामी, अग्रगामी या इकाई। तो क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रगामी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, लीडिंग होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है नरम सोल्डर में टिन और सीसा का प्रतिशत होता है। नरम सोल्डर होता है उसमें टिन व सीसा का प्रतिशत बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है 20% और 80%, बी दे रखा है 80% और 20%, सी दे रखा है 60% और 40%, डी दे रखा है 40 व 60%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से टिन की मात्रा कितनी होगी और सीसा की मात्रा कितनी होगी नरम सोल्डर के लिए, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 60% टिन होगा और 40% क्या होगा, सीसा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिन के लिए 60% है और सीसा के लिए 40%। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा बी एच वक्र में बी किसका प्रतिनिधित्व करता है। बी होता है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है, रिलेक्टेंस का, चुंबकीय अभिवाह का, चुंबकीय क्षेत्र का या चुंबकीय अभिवाह घनत्व का। तो इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है बी, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बी किसका प्रतिनिधित्व करता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। डीसी जनरेटर होता है उसमें कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है कम्यूटेशन को नियंत्रित करना, बी दे रखा है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना, सी दे रखा है गति को नियंत्रित करना, डी दे रखा है एसी करंट को डीसी करंट में बदलना। तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या काम होता है, क्या कार्य होता है मुख्य रूप से, इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा विषम चुंबकीय पदार्थ है, इनमें से विषम को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा प्लेटिनम, एल्यूमिनियम और चांदी, बी दे रखा लोहा, चांदी और स्वर्ण, सी दे रखा बिस्मिथ, एंटीमनी और स्वर्ण, डी दे रखा है लोहा, निकल और कोबाल्ट। तो इनमें से विषम चुंबकीय पदार्थ को बताना है, फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिथ, एंटीमनी और स्वर्ण। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा फ्यूज तार में खालिस्तान प्रतिरोधकता और खालिस्तान गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा उच्च मध्यम, बी दे रखा निम्न निम्न, सी दे रखा मध्यम उच्च, डी दे रखा मध्यम मध्यम। तो इस इन दोनों खालिस्तान को भरना है, फटाफट से भर के बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज तार में निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए और निम्न ही क्या होना चाहिए, गलनांक होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर होगा फ्यूज तार में निम्न प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा जब एक सीसा संचायक बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निर्आवेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है। जब एक लेड एसिड बैटरी को उच्च करंट से चार्जिंग व डिस्चार्जिंग किया जाता है तो उसमें कौन सी घटना होती है, क्षरण, अवसादन, बकलिंग या सल्फेशन। तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा दो अल्टरनेटर के तुल्यांकन के लिए मुख्य शर्तें क्या है। दो अल्टरनेटर को अगर तुल्यांकन अर्थात सिंक्रोनाइजेशन करना है तो उनकी मुख्य शर्तें कौन सी होगी। ऑप्शन ए दे रखा केवल फ्रीक्वेंसी और भार समान होने चाहिए, बी दे रखा केवल गति और एक्साइटिंग वोल्टेज समान होने चाहिए, सी दे रखा केवल गति और भार समान होने चाहिए, डी दे रखा वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए। तो इनमें से मुख्य शर्त कौन सी होनी चाहिए, ऑप्शन के आधार पर इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों दो अल्टरनेटर को अगर तुल्यांकन करना है तो उनमें मुख्य रूप से वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज अनुक्रम समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज अनुक्रम ये समान होने चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल खालिस्तान कोर का होना चाहिए। डबल कोर का, 3 कोर का, 3.5 कोर का या 4 कोर का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल किस कोर का होना चाहिए।
तो दोस्तों इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5 कोर का होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तुल्यकालिक मोटर में शुरुआती बलागुण प्रदान करने और चाल दोलन प्रभाव को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बैक पिच वाइंडिंग, डैम्पिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग? तो इनमें से कौन सी वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं? एक सिंक्रोनस मोटर में शुरुआती बलागुण प्रदान करने और चाल दोलन प्रभाव को रोकने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डैम्पिंग वाइंडिंग का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, ट्रांसफार्मर की मुख्य सामग्री में खालिस्तान क्षैतिज क्षेत्र होगा, बड़ा, मध्यम, छोटा या अत्यधिक बड़ा? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की मुख्य सामग्री में छोटा क्षैतिज क्षेत्र होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, 100 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 50 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का धारिता प्रतिघात कितना होगा? अर्थात आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्ञात करना है, तो फटाफट से ज्ञात करके बताइए। जहां आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 हर्ट्ज, वह माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? 50 माइक्रोफेरेड। तो आप फटाफट से इसको हल करके बताइए। अर्थात आपको एक्स सी ज्ञात करके बताना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्ञात करके बताना है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी और सी का मतलब कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? 50 माइक्रोफेरेड। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 100 हर्ट्ज। और पाई का मान कितना होता है? 3.14। तो आप इसको पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1/2 गुणा 3.14। पाई का मान कितना हो गया? 3.14 गुणा फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 100 हर्ट्ज। तो गुणा 100 गुणा कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? 50 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रो का मान कितना होता है? 10⁻⁶। तो माइनस का जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर 10⁻⁶। किस में हो जाएगा? प्लस में, ऊपर ले जाके। तो जब यहाँ कितनी दे रखी है? 10⁻⁶ दे रखी है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 जीरो हो जाएगा। 3 जीरो कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻3 हो जाएगा। और जब 5 दूना 10, 1 जीरो और हो गया तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो 10⁻2 का मतलब हो गया 100 बटे नीचे कितना बचा? 3.14। तो 3.14 हो जाएगा। जब इसका भाग देंगे इसमें तो करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो 100 का भाग 100 में 3.14 का भाग देंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31.84 ओम। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 31.84 ओम। एक बार दोबारा से देख लेते हैं दोस्तों। धारिता प्रतिघात ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। जब इसका फॉर्मूला रखेंगे तो आप यहाँ कर ले 2 गुणा पाई का मान होता है 3.14 गुणा फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 हर्ट्ज, तो गुणा 100 वापिस कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? 50। तो इसको 50 गुणा माइक्रो में दे रखा है, माइक्रोफेरेड में। तो माइक्रो का मान कितना होता है? 10⁻⁶। माइक्रो का मान कितना होता है? 10⁻⁶। तो जब माइनस का ऊपर जाके किस में हो जाएगा? प्लस में। तो 10⁻6 हो जाएगी। 10⁻6 हो जाएगी। यहाँ कितने हो जाएगी? 10⁻6 हो जाएगी। तो यहाँ नीचे कितने जीरो हो गए? 1 2 व 3। तो 3 व 5 दूना 10। तो कितने हो गए? 4 जीरो हो गए। तो 4 जीरो को जब काटेंगे तो ऊपर कितनी जीरो बचेगी? 10⁻2। अर्थात 2 शून्य बचेगा और नीचे बचेगा 3.14। तो जब इसको भाग देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 31.84 करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी डीसी मशीन में प्रत्येक चालक चुंबकीय अभिवाह से खालिस्तान पर और इसकी गति की दिशा में स्थित होते हैं। 120 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 0 डिग्री? तो इनमें से करेक्ट आंसर चुनिए, कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। किसी डीसी मशीन में प्रत्येक चालक चुंबकीय फ्लक्स से 90 डिग्री पर और इसकी गति की दिशा में स्थित होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गति नियंत्रण तकनीक दोनों दिशाओं में डीसी शंट मोटर की गति को नियंत्रित करने में सक्षम है? इनमें से कौन सी विधि है जो कि डीसी शंट मोटर की गति को नियंत्रित करने में सक्षम है दोनों दिशाओं में? किस दिशा में? दोनों दिशाओं में। तो ऑप्शन ए दे रखा फील्ड डाइवर्टर विधि, बी दे रखा आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि, सी दे रखा वार्ड लियोनार्ड विधि,
डी दे रखा आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण विधि। तो इनमें से करेक्ट आंसर को चुनना है, फटाफट से चुनिए कौन सा होगा इनमें से करेक्ट आंसर है। जो कि डीसी शंट मोटर की गति को दोनों दिशाओं में नियंत्रित कर सकती है, कौन सी विधि है इनमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्ड लियोनार्ड विधि। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा होगा। SF6 गैस की प्राविद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। वायु के मान के बराबर है, वायु के मान से कम है, वायु के मान से 10 से 15 गुना, डी दे रखा वायु के मान से 2.5 गुना। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। SF6 मतलब होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस होती है, उसका प्राविद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। SF6 का मतलब क्या होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका प्राविद्युत सामर्थ्य का मान होता है वायु के मान से 2.5 गुना ज्यादा होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है केवीए में व्यक्त की जाने वाली शक्ति खालिस्तान होती है। सच्ची शक्ति, प्रत्यक्ष शक्ति, वास्तविक शक्ति या प्रतिघाती शक्ति। तो केवीए में व्यक्त की जाने वाली शक्ति कौन सी शक्ति होती है, कौन सा पावर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष शक्ति होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में सरज टैंक होते हैं। इनमें से किस में सरज टैंक होते हैं। नाभिकीय विद्युत संयंत्र में, डीजल विद्युत संयंत्र में, या जल विद्युत संयंत्र में, या तापीय विद्युत संयंत्र में। तो इनमें से किस विद्युत संयंत्र में सरज टैंक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत संयंत्र में सरज टैंक होते हैं। किस में होते हैं, जल विद्युत संयंत्र में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला अगला क्वेश्चन दे रखा ओल्टता प्रोत्कर्ष जो पारेषण लाइन से होकर गुजरती है, आरंभ में खालिस्तान में प्रवेश करती है। किस में प्रवेश करती है, स्विच गियर में, परिपथ वियोजक में, तड़ित निरोधक में, या धारा परिणामित्र में। तो किस में प्रवेश करती है इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तड़ित निरोधक में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा चुंबकीय अभिवाह के सर्जन का विरोध खालिस्तान होता है। चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसके सर्जन का विरोध क्या होता है। चुंबकीय तीव्रता, पारगम्यता, प्रतिष्ठंभ या विद्युतशीलता। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठंभ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एक डायोड की स्विचन आवृत्ति खालिस्तान पर निर्भर करती है। सरण धारा पर है, डायोड धारा पर है, उत्क्रम पुनर्प्राप्ति काल पर, या संतृप्ति धारा पर। तो इनमें से किस पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्क्रम पुनर्प्राप्ति काल पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा उपकेंद्रों में बैटरी का कार्य खालिस्तान प्रदान करना है। बैटरी का कार्य क्या होता है उपकेंद्रों में। परिपथ को बंद करने की शक्ति, उल्टा विनियमन, मीटर चालन, या आपातकालीन प्रकाश। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी का मुख्य कार्य होता है परिपथ को बंद करने की शक्ति। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि फ्यूज का धारा निर्धारण 10 एम्पियर है तो संगलन धारा क्या होगी, अर्थात इसका फ्यूजिंग रेटिंग क्या होगा। फटाफट से कमेंट करके बताइए जब आपको धारा निर्धारण 10 एम्पियर दे रखा है तो दोस्तों फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, रेटिंग फैक्टर क्या होता है, निर्धारण गुणांक क्या होता है। फ्यूज का लगभग 1.5 भी हो सकता है, 1.23 भी हो सकता है, कई जगह 1.6 भी दिया जाता है। तो इसका फ्यूजिंग रेट इस प्रकार से होता है। तो जब इसको 10 को इनमें से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 से अधिक ही आएगा, कम थोड़ी आएगा, इससे अधिक ही आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर से अधिक होता है। राइट आंसर क्या होगा, 10 एम्पियर से अधिक होगा इसका फ्यूजिंग फैक्टर, अर्थात इसका रेटिंग फैक्टर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा पारेषण लाइन में खालिस्तान का उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। किसका उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। संट संधारित्र, श्रेणी संधारित्र, संट प्रतिरोधक, या ये वो भी दोनों। तो इनमें से करेक्ट आंसर को चुनना है, फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संट संधारित्र व श्रेणी संधारित्र दोनों का उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी परिणामित्र का प्रेरणिक प्रतिघात किस पराचाल पर निर्भर करता है। चुंबकीय फ्लक्स पर है, सरण अभिवाह पर है, ईएमएफ पर, या एमएमएफ पर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लीकेज फ्लक्स पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब कोई विद्युत परिपथ विवर्त परिपथ हो तो उल्टता खालिस्तान होगी न्यूनतम, एक, अधिकतम या शून्य। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम होगी। जब कोई विद्युत धारा विद्युत परिपथ विवर्त परिपथ हो तो उल्टता का मान अधिकतम होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, घराई ग्राही अशुद्धताएं खालिस्तान निर्मित करती है। डी प्रकार, पी प्रकार, एन प्रकार या सी प्रकार। तो ग्राही अशुद्धताएं क्या निर्मित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पी प्रकार। करेक्ट आंसर क्या होगा? पी टाइप। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, केबलों में अंतरकोश का कार्य क्या होता है? नमी से सुरक्षा प्रदान करना, प्रतिबल कम करना, विद्युत रोधन प्रदान करना या प्रतिबल वितरित करना। तो केबलों में अंतरकोश का कार्य क्या होता है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबल वितरित करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियत वोल्टता जनित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? न्यूनतम दक्षता, न्यूनतम धाराधारिता, निम्न आंतरिक प्रतिरोध या उच्च आंतरिक प्रतिरोध। तो इनमें से नियत वोल्टता जनित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न आंतरिक प्रतिरोध। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, विकल्पों में दिए गए लैंपों में से किसमें वोल्टता के उतार चढ़ाव का प्रकाश के उत्पादन पर तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है? मरकरी वेपर लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, सोडियम वेपर लैंप या इंडिकेसेंट लैंप। तो इनमें से करेक्ट आंसर को कौन सा होगा? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिकेसेंट लैंप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी इंडक्शन मोटर में एक अवरुद्ध घूर्णक परीक्षण का उपयोग खालिस्तान ज्ञात करने के लिए किया जाता है? किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? वायु अवमंदन हानि, घर्षण हानि, अचर हानि या चर हानि। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरुद्ध घूर्णक परीक्षण का उपयोग चर हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी में दी गई निवेश प्रत्यावर्ती धारा शक्ति 1000 वाट है तो प्राप्त डीसी निर्गम शक्ति 400 वाट है। तो दिष्टकरण दक्षता क्या होगी? दिष्टकरण दक्षता बतानी है कितनी होगी? तो फटाफट से कमेंट करके बताओ कितनी होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 40% होगी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। आप हल करके भी इसको बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा आपके पास 40%। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।